वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशंस। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑन सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके आगे शेयर करना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो इसका इंडेक्स क्या है, या यूं कह लो कि मैं आपको ये जब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो ये किस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो देखिए, हम है ना मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को है ना दो हेड में बांट देंगे। एक हम यूरोपियन पावर जब इंडिया में आए हैं वहां से लेके तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक हेड में। तो इसमें हम देखेंगे कि यूरोपियन पावर इंडिया में आए हैं जिसमें है ना पुर्तगीज है, ब्रिटिश है, डच है, डेनिश है और आखिरी पे है ना फ्रेंच आए हैं। तो इनकी हम ये जिस तरीके से आए हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ इन्होंने कॉलोनीज बनाई है, फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो वो है ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन सब जो अदर कंपनियां थी उनको टेकल करके है ना इन्होंने अपना एम्पायर है ना स्थापित कर दिया पॉलिटिकल। तो ये हम देखने वाले हैं कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो वो किस तरीके से हुआ, बंगाल जीते, मैसूर जीते, मराठाओं को हराया और पंजाब में जाके वहां पे भी उन्होंने पंजाबियों को हराया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। गवर्नर जनरल्स है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव है, वार्न हेस्टिंग है, वेलेस्ली है। इसी तरीके से जो अदर्स गवर्नर्स है या वायसरे है उनके बारे में भी हम जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हम बात करेंगे जो रिवॉल्ट है 1857 की। ठीक है, तो उससे पहले हम जो प्रेजेंट है या ट्राइबल अपराइजिंग्स है, रिवॉल्ट है जो इस टाइम पे हुई है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे है ना ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए हैं, पीजेंट अपराइजिंग्स हुआ है 1857 से पहले। तो हम ये पहले कवर करेंगे और बाद में है ना 1857 की जो रिवॉल्ट है तो इस पे बात करेंगे। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है ब्रिटिश रूल का, तो ये बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, मैं एक एक पॉइंट को आपको है ना डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, सोशल रिलीजियस कंडीशन इस टाइम की, जो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, राजा राम मोहन राय है जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज बनाया था, और भी बहुत सारे रिफॉर्मर थे जिन्होंने अलग अलग बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म है या फिर आप देखें तो जो सोशल रिफॉर्म है, और बहुत सारे है ना जो कल्चरल रिफॉर्म्स है, ये सारे रिफॉर्म्स हम बात करेंगे। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम 1857 तक माफ कीजिए 1885 तक, तो यहाँ तक जो रिफॉर्म्स हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें है ना चार्टर एक्ट है जो हर 20 साल बाद हुआ है, 73 में आया है, 1773 में, फिर 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में, ये चार्टर एक्ट आए हैं। तो इनकी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बहुत मैं मतलब उनको मैं ना उनके का जो हाईलाइट करके बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं जिस तरीके कंपनी का जो यूरोप में मतलब लंदन में कंपनी का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था और इंडिया में वो काम किस तरीके से करती थी, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। फिर दूसरा हेड जो फ्रॉम 1885 से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक, जिसमें सबसे पहली जो बात है ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये हम देखेंगे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग फेजेस है, जिसमें मॉडरेट फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज है, गांधीयन फेज है। तो ये 1885 से लेके है ना 1800 मतलब हमारी आज़ादी मिलने तक ये फेजेस चले हैं। तो इन्हीं फेजेस में हम इंडिया की हिस्ट्री को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, फिर इसी दरमियान है ना बहुत सारे एक्टिविस्ट मूवमेंट हुए हैं जिसे हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। तो इन्हें भी हम सारे के सारे इंडिया में या इंडिया के बाहर जो हुए हैं इनको कवर कर देंगे। फिर बहुत सारे मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जैसे कि किसान सभा है,
ट्रेड यूनियंस है, ये सारे और भी अदर्स है, तो इनको भी हम यहाँ पे अलग से इसमें मतलब एक एक करके क्लियर करेंगे। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है जो 1885 के बाद का है, जैसे कि बहुत सारे एक्ट बने हैं। 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। और वो एक्ट जिस जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो वो भी एक एक्ट के थ्रू ही मिला था। तो ये सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा है ना जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स है, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, तो मैं है ना आपको है ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और मेरा पढ़ाने का अपना अंदाज है, मेरे अपने है ना इस पे एक विचार है, व्यू है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बात कर रही हैं सबसे पहले आज ही, मतलब इसी लेक्चर में मैं आपको है ना जो यूरोपियन एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर है, तो ये यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। यूरोपियंस पावर में जिनका आगमन इंडिया में हुआ है, उसमें हमारे पास है पुर्तगीज, जो 1498 में इंडिया में आए हैं। डच, जो 1605 में। ब्रिटिश 1612 में। डेनिश 1616 में। और सबसे आखिरी पे जो इंडिया में आए हैं वो थे फ्रेंच, 1664 के अंदर। ये वो प्लेसेस है जहाँ पे इनका मतलब आगमन हुआ है, जैसा कि कालीकट, यहाँ ये मसूलीपट्टनम, ये सूरत, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। तो इनके रिगार्डिंग हम है ना डिटेल के साथ बात करने वाले हैं आपसे। ये एक चार्ट है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बताया हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, और साथ में फिर मैं ये भी डिस्कस करूँगा आपके साथ कि जो यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आए हैं तो उनका मोटिव्स क्या था, क्या वजूहात बनी है कि वो इंडिया में आए हैं या ईस्ट की तरफ आए हैं। तो उसके पीछे के जो रीजंस है उसको भी यहीं पे मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हमको ये पता है कि ये मतलब ये टाइम है रिनासांस का, तो यहाँ पे है ना बहुत सारे हमको जो ट्रैवलर्स थे, जैसे कि कोलंबस के बारे में हमें पता है कि वो अमेरिका गया था, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। इस तरीके से वास्को डी गामा का हमने नाम सुना है, वो इंडिया में आया था, ठीक है ना, वो पुर्तगीज था, तो उसने इंडिया को ईस्ट को डिस्कवर किया था। तो ये चीज हमने पढ़ी है, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है ना। देखिए, मैंने इससे पहले आपको जो बताया है वो ये है कि जो यूरोपियन पावर इंडिया में आए हैं उसमें है ना पुर्तगीज थे जो सबसे पहले आए हैं, ब्रिटिश, डच, डेनिश एंड आखिरी में जो है ना फ्रेंच। इन्होंने फिर ये इस तरीके से ये यूरोपियन पावर इंडिया में आए हैं। लेकिन हुआ ये है कि ये आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अदर जो नेशंस थे या अदर पावर्स थे उनको है ना पछाड़ा है, और अपनी मोनोपोली है ना, वेस्टर्न मोनोपोली है ना, ट्रेड की जो मोनोपोली है वो इंडिया में कायम की है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने है ना अदर नेशंस को, जो वहां के यूरोप के नेशंस थे या यूरोप की कंपनियां थे, उनको है ना इंडिया से है ना निकाल के बाहर किया है, ठीक है ना, अपने पॉलिसीज के जरिए से या अपने पावर्स के जरिए से। अभी देखिए, ये चीज तो हो गई। अब यहाँ पे एक चीज अब समझिए आप कि ये जितने भी नेशंस थे या जितनी भी कंपनियां थे, तो ये इनका मोटिव्स जो था ना पहले वो कमर्शियल था, उन वो सिर्फ आए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और ये कंपनियां थी, ये कंपनियां थी, और ये जो कंपनियां ये वहां फॉर्म हुई थी यूरोप के अंदर। जैसे कि पुर्तगीज है तो पुर्तगीज की वहां पे है ना एक बड़ी सी कंपनी वहां फॉर्म हुई थी, तो उसमें है ना वहां के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, रिच लोग हुआ करते थे, उनके इसमें शेयर्स हुआ करते थे। इवन है ना वहाँ के किंग्स है या प्रिंस है या प्रिंसेस है या और भी जो दूसरे लोग हैं, उनके भी उसमें है ना शेयर्स हुआ करते थे। क्योंकि जो कंपनी बाहर जा रही है तो जो इम्कान यही था कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी, तो इसलिए वो ज्यादा शेयर हुआ करते थे। अब देखिए, कोई भी कंपनी है तो कंपनी टैक्स पे किया करती थी, तो ये कंपनी भी जो उनके अपने नेशन है उनको टैक्स पे किया करते थे। बदले में है ना वो नेशन है ना इनको सपोर्ट दिया करते थे, मिलिट्री सपोर्ट। ये क्यों हुआ करता था, हमें पता है कि ये वो टाइम है कि ज्यादातर जो ये, क्योंकि इन्होंने है ना जो रास्ता दरियाफ्त किया था, रास्ता डिस्कवर किया था, वो बाय सी के थ्रू किया था। और सी में हमें पता है कि लुटेरे हुआ करते थे, पायरेट्स हुआ करते थे, जो जहाजों को लूट लिया करते थे।
तो उन्हीं के प्रोटेक्शंस के लिए इनको है ना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था, ताकि ये जो लुटेरे हैं, ये जो पायरेट्स हैं, इनको टैकल किया जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए मिलिट्री थी इनके पास। वो कौन प्रोवाइड किया करता था? वो रिस्पेक्टिव नेशंस, जैसे कि पुर्तगीज है तो पुर्तगीज के जो गवर्नमेंट है वो इनको है ना इस तरीके से मिलिट्री सपोर्ट दिया करती थी, ठीक है। तो ये हम क्लियर हो गया। तो अब एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए कि ये जो जितने भी नेशंस है ना, मतलब जितने भी कंपनियां है ना, ये अपने पर्टिकुलर जो नेशंस है उनको रिप्रेजेंट किया करते थे। जैसे कि ये यूरोपियन तो थे ये, लेकिन इनके अंदर भी क्या थे, रेसिज्म थी इनके अंदर भी है ना, भेदभाव हुआ करता था। तो जैसे कि पुर्तगीज है तो पुर्तगीज आए ना तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते कि हम पुर्तगीज है। इस तरीके से जब ब्रिटिश आए तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि हम ब्रिटिश है। और इनके अंदर फिर क्या हुआ करता था, जब यहाँ पे आए हैं ना तो ये आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे और एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। और जैसे कि कंपनी में होता है, कॉन्फ्लिक्ट आपस में चलती है, हर कोई चाहता है कि मेरी मोनोपोली हो जाए, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो इसीलिए ये आपस में झगड़ते भी थे। और जब यहाँ के नेटिव्स जो रूलर हुआ करते थे तो उनको है ना ये कान भरा करते थे एक दूसरे के खिलाफ। तो इस तरीके से इनका चला करता था और इसी तरीके से ये चला है आगे। और ब्रिटिश ने क्या किया है, ब्रिटिश ने थोड़ा सा इन सबको है ना दबा दिया। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर मैं और आपको है ना ये बताता हूँ कि भाई ये जो नेशंस जो इंडिया में आए हैं ना, तो इनकी जो वजूहात क्या थी, क्यों आए हैं इंडिया में, ठीक है। अब ये वर्ल्ड मैप हमारे पास है। मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे, जो यूरोपियन पावर इंडिया में आए हैं, ये यूरोप से आए हैं। और यूरोप में ये कहाँ लोकेट है? तो देखिए, ये हमारे पास पुर्तगीज है, ये पुर्तगाल है, यहाँ से पुर्तगीज आए हैं। बाजू में है ना स्पेन है इसके, इससे हमें मतलब नहीं है। उसके बाद इनको फॉलो किया है ब्रिटिश ने, ये इंग्लैंड है, यहाँ से ब्रिटिश आए हैं, इनको फॉलो किया है डच ने जो नीदरलैंड से आए हैं, इनको डेनिश ने फॉलो किया है जो डेनमार्क से आए हैं, और आखिरी में है ना फ्रेंच आए हैं, ये फ्रांस से आए हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया है, ये रूट इस्तेमाल किया है। ये कैप ऑफ गुड होप पे आते थे और यहाँ से फिर मोजाम्बिक पहुंचते थे इस रूट से, और यहाँ से फिर इंडिया पहुंचते थे, ठीक है। ये रूट इन्होंने इस्तेमाल किया है। अभी मैं है ना कुछ चीजें आपको और क्लियर कर दूं, कुछ चीजें आपको बताऊं मैं। देखिए, जैसा मैंने आपको ये कहा है कि ये जो थे ना कंपनियां थी, ठीक है ना। और आपको पता है जो कंपनियां हुआ करती थी उनका मेन बिजनेस क्या था, ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना। वो सामान लेके आएंगे, कहीं पे सामान बेचेंगे, फिर वहां से सामान खरीदेंगे, फिर कहीं और सामान लेके जाएंगे, वहां से सामान, ये इनका इस तरीके से चला करता था, ठीक है ना। जब इंडिया में आए हैं इन्होंने, तो इन्होंने अपने सामान को रखने के लिए तो जगह चाहिए ना इनको, तो इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई है। लेकिन ये थोड़ी फैक्ट्रीज जो होती ना, ये जो नेटिव रूलर हुआ करते थे उनसे परमिशन लिया करते थे, लैंड लिया करते थे, और वहां पे इस तरीके से फैक्ट्रीज बना लिया करते थे। लेकिन ये फैक्ट्रीज जो थी ना, ये थोड़ी सी अनोखी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्रीज बनाते थे तो वो मजबूत वाल बनाया करते थे, ठीक है ना, बहुत मजबूत। फिर मजबूत वाल बनाने के साथ साथ कहीं कहीं फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द है ना ट्रेंच भी खींच लिया करते थे, ठीक है ना। और वहां पे बहुत सारे है ना सिपाही को तैनात कर दिया करते थे। अब ये क्यों था? ये दिखाने के लिए ये था कि भाई हम है ना, हम पे कोई हमला कर दे, या हम पे कोई भी हमला किसी भी तरीके का हो सकता है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसी का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने आप को, जब यानी पॉलिटिकल पावरफुल हो गया तो मिलिट्री के रखने के लिए इस्तेमाल किया इन फैक्ट्रीज का, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्रीज बाद में है ना इशू बनी है, जो इन्होंने है ना इसको है ना यहाँ पे हथियार रखते थे बाद में, ये बहुत सारी मिलिट्री को छुपा के रख दिया करते थे, बनाए थे सामान के लिए, लेकिन बाद में ये इशू बनी है, ठीक है। अब देखिए, पहले जो ये आए थे यूरोपियन, तो इनका जो पहला जो एम्बिशियस था या मोटिव्स था वो सिर्फ ट्रेड था, ट्रेड करना था। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे इंडिया की जो कंडीशन को देखे, यहाँ के हालात को देखे, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ की जो कंडीशंस को देखिए, तो इनका जो है ना जो कमर्शियल मोटिव्स था ना, वो बदल गया, वो टेरेस्ट्रियल एम्बिशंस में बदल गया। वो अब है ना चाहते थे कि हमें ना जो लैंड है, जो टेरिटरीज है, वो अक्वायर करे, छोटे छोटे रूलर को हराए, उनकी लैंड को कब्जा कर ले। और यही चीज है ना, बाद में फिर क्या हुआ है, यही एम्बिशंस है ना, ये बहुत भारी इंडिया के लिए भारी पड़ गया है इनका। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रेंच आए, फ्रेंच ने बहुत मतलब लैंड को मतलब एक्वायर कर लिए, बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्रीज बना के बहुत सारी लैंड ले ली। फिर बाद में जो इस अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर है ना मतलब सबको टैकल करके सबको हगाला, और बाद में फिर हम देखेंगे बंगाल ले लिया। बंगाल के बाद है ना
मैसूर ले लिया, मैसूर के बाद है ना मराठाओं को हरा दिया, वहां पे पंजाबियों को हरा दिया, और बाद में फिर इस तरीके से पूरे इंडिया पे है ना उनका क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। तो ये एम्बिशंस है ना, ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया था इनका। अभी देखिए एक और चीज समझे यहाँ पे, जिस वक्त यूरोपियन पावर इंडिया में आए हैं तो इंडिया की जो कंडीशन थी ना, जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी। क्यों? क्योंकि हम है ना इंपोर्ट बहुत कम किया करते थे और हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, और हम है ना सेल्फ रिलायंस थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। हमारे जो यहाँ पे हमारी जो नीड्स थी, बेसिक नीड्स, वो इंडिया ही से हमें पूरी हो जाया करती थी, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे किसी भी चीज के लिए। तो ये हमारी कंडीशन थी। लेकिन हुआ ये है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अंग्रेजों का है ना इंडिया पे है ना कब्जा होता गया, तो फिर इंडिया की जो हालत हुई है 18 सेंचुरी के बाद, वो इस तरीके से हो गई है कि हम जो है ना बल्क ऑफ इंपोर्ट करने लग गए। बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट हुआ है हमारा, और हमारे बहुत से ऐसे आर्ट क्राफ्ट और बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे, बहुत से ऐसे काम थे जो है ना ठप के ठप रह गए या बंद हो गए। तो ये इंडिया की इकोनॉमिकल लॉस इंडिया को बहुत ज्यादा हुआ है। इस पे हम अलग से बताएंगे आपको डिटेल के साथ, अलग से वो टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, वहां पे हम बताएंगे। तो ये हुआ है। एक और चीज देखिए, अब मैं आपको है ना रीजंस बताऊंगा कि जो यूरोपियन पावर इंडिया में आए हैं इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं। कुछ 4-5 रीजंस है, मैं आपको है ना मैं मिक्स करके बताऊंगा आपको, ऐसा एक एक करके डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मिक्स करके बताऊंगा। और फिर आपको है ना अगर पॉइंट चाहिए तो उसको पॉइंट के अंदाज में बता दूंगा कि हाँ ये पॉइंट है, अगर से कहीं आपको क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से ये पॉइंट को याद करके भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, तो पहला जो रीजंस ये था कि ये जो देखिए, ये जो है ना यूरोप जो है ना समंदर के इर्द गिर्द घिरा हुआ है, और यहाँ का क्लाइमेट जो है ना बहुत टेम्परेट है। और इनकी जो गिजा है या फिर जो कह लो हम, जो इनके फूड है, वो ज्यादातर यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं रहते, और यहाँ पे है ना बहुत से जैसे कि कॉटन वगैरह नहीं रहती यहाँ पे, और यहाँ पे ना जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए समंदर है तो मच्छियाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इनके जो एनिमल्स है वो उनके पास है, एग्रीकल्चर किया करते थे, लेकिन है ना एग्रीकल्चर दूसरे जो और भी बहुत सारी चीजों के लिए है ना, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो बदल जाया बदलता था, मौसम चेंज होता था, तो फिर ये ना डिपेंडेंट हो जाया करते थे, मतलब एशिया के ऊपर। और ये देखो जो पहले क्या किया करते थे मालूम है, इंडिया यहाँ पे है ना, तो इंडिया पे जो पहले अरब जो है ना, ये अरब है, तो अरब के जो ट्रेडर है ना वो इंडिया से सामान लेते थे यहाँ पे। यहाँ पे पूरे अरब सेटल थे, तो यहाँ से अरब जो है ना, यहाँ से इंडिया से है ना बहुत सारा सामान है ना, बहुत सारे जो चीजें हैं वो यहाँ से खरीदते थे, यहाँ से। और यहाँ पे है ना इस रास्ते से जो गल्फ ऑफ ओमान है या गल्फ ऑफ एडन है, तो यहाँ पे मार्केट हुआ करता था। और ये लैंड के थ्रू, ये लैंड थी, यहाँ से है ना ये रास्ता था, यूरोपियन ट्रेडर यहाँ आते थे और यहाँ से है ना सामान लेते थे, ये इस तरीके से यूरोप पहुंचा करता था। ठीक है, तो इंडिया से जो है ना इनकी जो ट्रेड थी ना, वो सेकंड हैंड हुआ करती थी अरबों के हाथ। अरब क्या थे, अरब इंडिया से ट्रेड किया करते थे, अरब यहाँ से जो सामान ले जाते थे वो फिर है ना वो यूरोप जाया करता था, ये समझिए आप। तो ये एक रास्ता था। दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है, ये अरब ही करते थे, वो यहाँ से रेड सी के जरिए से इजिप्ट, और इजिप्ट से ना ये यहाँ से इस तरीके से पहुंचा करता था। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि लैंड रूल उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसे थोड़ा मिटा देता हूं। इसी टाइम पे क्या हो रहा था मालूम है, 15 सेंचुरी में, 14 सेंचुरी के बाद यहाँ पे यूरोप के अंदर है ना रेनेसांस का टाइम भी चालू था, तो यहाँ पे बहुत सारे है ना डेवलपमेंट हो रहे थे, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे। और यूरोप के अंदर क्या है पता है, जैसा ये समंदर है ना पूरा अटलांटिक ओशन है, तो इनके है ना जो नेविगेशनल एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा होती थी, ये जहाज बहुत ज्यादा बनाया करते थे। और इनके अंदर ये मतलब पहले ही से इनके अंदर ये माफ कीजिए, ये तजस्सुस था कि है ना नए नए लैंड को खोजना। तो ये निकल जाया करते थे अपने है ना जहाजों को लेके। तो ये चीज थी, तो वहां पे बहुत सारे जहाज बने हैं, बड़े बड़े जहाज बनाना शुरू हो गए थे, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया था रेनेसांस की वजह से। तो ये एक चीज याद रखिए। अब मेन चीज ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये पहले था यूरोपियंस के हाथों, मतलब जितनी भी यूरोपियन पावर है यहाँ पे है ना रोमन एम्पायर हुआ करता था, और ये उनके पास था। लेकिन ओटोमन एम्पायर है ना इस वक्त है ना फ्लोरिश हुआ है, बहुत ज्यादा है ना विकसित हुआ है। तो 1453 में
1453 में ओटोमन एम्पायर ने क्या किया है, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कुस्तुनतुनिया है, इसको कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद यहां तक नहीं रुका बल्कि और आगे बढ़ा यूरोप तक। और फिर है ना ये जो सी थी पूरी, ये सी इजिप्ट वगैरह यहां तक है ना इसका कब्जा हो गया था ऑटोमन एम्पायर का। अब हुआ ये है कि ये जो यूरोपियन थे वो उनके पास एक ही रास्ता था, ये रास्ता ट्रेड करने के लिए। अब ये बंद हो गया, लेकिन ये मजबूर थे, जितने भी जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है या फिर है ना जो गिल्ड्स वगैरह हुआ करती थी इनकी, ये मजबूर थे, इसी रास्ते से ट्रेड किया करते थे। लेकिन यहाँ पे ना टैक्स पे करना पड़ता, ड्यूटीज पे करना पड़ता था ऑटोमन एम्पायर को भी। तो अब यहाँ पे इस वजह से इनके जो ट्रेडर्स है ना, इनको अब जो सामान मिल रहा है यहाँ से अरबों के हाथों, अब ये थोड़ा महंगा हो गया, महंगा हो गया, अब इनका लॉस होना शुरू हो गया। यूरोप में है ना महंगाई बढ़ गई, यूरोप में महंगाई बढ़ गई, और इसी वजह से इनके अंदर एक खलबली मच गई थी, अगर से ऐसे ही चलता रहा है ना तो हम कंगाल हो जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी है ना कोलैप्स हो जाएंगी। तो इन्होंने फिर क्या किया है, इन्होंने जो उस वक्त के जो वहाँ के रूलर हुआ करते थे, उन्होंने जो दूसरे जो वॉयजर्स हुआ करते थे या जो नेविगेटर्स हुआ करते थे, उनको उकसाया है कि आप है ना यूरोप का रास्ता तलाश करो। तो फिर है ना बहुत सारे जो उनको पेट्रोनाइज किया गया है कि आपने रास्ता तलाश करना है। तो इस तरीके से है ना ये हॉट शुरू हो गई थी कि उनको पेट्रोनाइज किया जा रहा था, पैसे जहाज दिए जा रहे थे, बड़े बड़े जो सिर्फ का ये रूलर नहीं बल्कि जो बड़े बड़े जो वहाँ के ट्रेडर्स थे वो भी पैसा लगा रहे थे इसमें, ताकि आप रास्ता तलाश करो यूरोप का। ठीक है, तो इस तरीके से ये चला है, जिसमें फिर हम देखेंगे कि जैसा मैंने बताया हूँ कि वास्को डी गामा इंडिया आ गया था, कोलंबस है ना अमेरिका चला गया था, इसके बाद और भी बहुत सारे जो नेविगेटर्स थे कहाँ कहाँ गए थे वो भी मैं आपको थोड़े बहुत क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। अब एक और चीज समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूरोप में जो है ना डिमांड थी बहुत सारी चीजों की, जैसे कि इसमें मेन है मसाले, स्पाइसेस। क्यों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में ना मसाले नहीं होते, स्पाइसेस नहीं होते, वो इंडिया ही से जाते थे या साउथ ईस्ट एशिया से जाते थे मसाले, क्योंकि इंडिया के कोस्टल एरिया पे, ये पूरा कोस्टल एरिया है, और ये पूरी ये जगह पे यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो तो मसालों की नीड क्यों थी? क्योंकि उनके पास एक तो मच्छियां बहुत ज्यादा थी, फिश बहुत ज्यादा थी, और दूसरे उनके पास एनिमल थे, यानी उनका जो मेन जो फूड था वेजिटेबल के साथ साथ जो था ना वो था एनिमल्स, यानी गोश्त। और ये चीज है कि गोश्त को अगर से आप मराइन करके रखते हैं, मसालों में अगर लपेट के रखते हैं, तो वो ज्यादा वक्त तक सर्विस देता है। ठीक है ना, तो ये एक चीज है, ज्यादा वक्त तक सर्विस देता है। दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज ये है कि देखिए बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही खाना अगर से तेज ना हो, टेस्टी ना हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और ये आज हम मिर्ची इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ये उस वक्त है ना नहीं थी। आज हमारा पूरा मार्केट, पूरे हमारे खाने जितने भी हमारे जितने फूड्स हैं, वो हरी मिर्ची या लाल मिर्ची का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस वक्त तक है ना ये लाल मिर्ची हरी मिर्ची नहीं थी, बल्कि उस वक्त है ना काली मिर्च का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं। और ब्लैक पेपर यूरोप में नहीं बल्कि इंडिया के कोस्टल रीजन पे और ये रीजन पे होता था, जैसे मसाले में ही आता है ये। और जिस तरीके से बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता था, वैसे ही बिना काली मिर्च के खाना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त एक तराजू में गोल्ड को रखा करते थे और एक तराजू में ना काली मिर्च को रखा करते थे, इतनी महंगी बिकती थी। और बाज औक़ात हमारे जो आर्कियोलॉजिकल, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल हमारे जो टीम है या फिर जो भी लोग है, वह है ना जब खुदाई करते हैं ना तो कई जगह पे है ना काला मिर्च है ना जमीन से मिली है, मटकों में रखी हुई। लोग है ना काली, उस वक्त डाकू है ना काली मिर्च को चुराने के लिए निकल जाया करते थे, इतनी महंगी थी। तो ये काली मिर्च है ना इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि उसका जो अल्टरनेटिव नहीं था, जो आज हमारे पास हरी मिर्च लाल मिर्च है ना, वो उस वक्त नहीं थी। ये तो हमें मिली है, ये इन्हीं के पुर्तगीज की वजह से ही मिली है। और इसका भी इंसिडेंट है, बहुत अजीब इंसिडेंट है, ये कैसे मिली है तो वो बताता हूँ मैं आपको, वो भी बता देता हूँ। देखिए हुआ ये है कि देखिए जिस तरीके से इंडिया में आए हैं ना, इस तरीके से ये
यहाँ पे भी गए, ब्राजील में भी गए। तो ब्राजील में ये उगा करती थी नेचुरली। जो हरी मिर्च है ना, ये यहाँ उगा करती थी। तो इन्होंने है ना यहाँ से बहुत सारे पौधे लेके आए हैं, बहुत सारे पौधे ये यहाँ से उठाते थे। जिस तरह के यहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई है, तो फिर इंडिया में भी लेके आए इन्होंने। तो इन्होंने ये पौधे इसलिए लेके आए हैं ताकि इनके जो गार्डन्स हुआ करते थे, बागीचे हुआ करते थे, उनमें लगाने के लिए, गोवा वगैरह के इर्द गिर्द गार्डन में लगाने के लिए। किस लिए? सिर्फ वो फूल हुआ करते थे ना मिर्ची को, तो वो बहुत अच्छे लगते थे, तो उसलिए लेके आए हैं। अब इत्तेफाक ये हुआ है, इंसिडेंट ये हुआ है कि हमारे जो माली थे या बागीचे में काम करने वाले वर्कर थे, वो जब उन्होंने है ना उसको काली मिर्च को देखा, उसके पौधे को देखा, तो उसको कुछ लगा हुआ दिखा। तो उसको है ना तजस्सुस हुआ कि इसको खा के देखते। उसने उसको खा के देखा, उसको लग गया तेज। हुआ कुछ नहीं उसे। पहले से इंसान डरता भी है ना कि भाई कुछ हो ना जाए, जहरीला तो नहीं है, पहली पहली मरतबा ट्राई कर रहा हूँ। तो उसे कुछ नहीं हुआ, तो वो समझ गया, लेकिन उसे ऐसा लगा ये बहुत तेज है। तो एक मरतबा उसको एक्सपेरिमेंट हुआ, उसने किसी और को बोला, फिर उसको खाना शुरू हुआ, मतलब उसको चटनी बना के खाना शुरू किया गया। उनको लगा कि ये तेज है, तो अब उन्होंने है ना उसको खाने में इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब ये एक देखिए, ये वेजिटेबल्स में एक इनकलाब ही था ये, क्योंकि है ना इसके जरिए से क्या हुआ, जो ब्लैक पेपर था वो रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया ना। तो ये हुआ है। तो ये ले जाया करते थे ब्लैक पेपर, उस वक्त डिमांड थी। तो मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से नमक के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, उसी तरीके से ब्लैक पेपर की वजह से टेस्ट नहीं बनता था, और मसालों की वजह से भी टेस्ट नहीं बनता था। तो इसकी डिमांड थी यूरोप के अंदर। ठीक है। तो इस वजह से भी उनको है ना बहुत जरूरी था कि उनको है ना रास्ता तलाश करना। ये हो गया। एक और रीजन, एक और रीजन, देखिए मैंने क्या बोल दिया आपको, देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ। पहले ये बताया मैंने कि इंडिया से जो ट्रेड हुआ करती थी, अरब मर्चेंट इंटरमेडिएटरीज थे, यहाँ से अरबों के हाथों यूरोप सामान पहुंचता था। ठीक है, तो उसको काटना चाहते थे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूरोप में है ना बहुत सारे जो चीजें हैं, जैसे कि मसाले हैं, कॉटन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। तो जब डिमांड होती है, तो फिर है ना जहां से उसकी सप्लाई है, तो वो जगह पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरी वजह कि रेनासांस हो गया है। तो रेनासांस की वजह से है ना जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, जो मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो नए नए रास्ते की खोजने की, मतलब उनके अंदर खुद से उमंग पैदा हो गई थी। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज, मतलब चौथा, कि यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ना वो तुर्कों के हाथ में आ गया था। और इन्होंने है ना फिर यहाँ पे इन्होंने ड्यूटीज लगाना शुरू कर दी थी, मतलब लैंड जो था, लैंड ट्रेड जो था वो लॉक हो गया था। तो ये भी एक वजह थी कि वो फिर मजबूर थे कि सी के थ्रू है ना एक नया रास्ता दरियाफ्त करने के लिए। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और वजूहत हो सकती है, वो है रिलीजियस वजह। ये इसलिए कह रहे हैं हम रिलीजियस मतलब वजह, क्योंकि देखिए ये पुर्तगीज है, तो यहाँ पे जो है ना कैथोलिक चर्च था। यूरोप के अंदर जो ईसाई है उनके अंदर एक प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, और ऑर्थोडॉक्स है। तो कैथोलिक जो था ना, जो जो पोप को मानते हैं, तो और इनके अंदर रिलीजियस जेल बहुत ज्यादा होता है, जो पोप मतलब कैथोलिक के अंदर ये समझते हैं जो हमारे अलावा जितने भी हैं उनको बस कन्वर्ट कर दो क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो ये जेल था। तो ये जो पुर्तगीज है ना और स्पेन है ना, ये दोनों भी क्या थे पता है, एक कैथोलिक को बिलोंग करता था, मतलब दोनों भी कैथोलिक को बिलोंग करते थे। तो आपस में पड़ोसी थे। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था, उसको नाम भी दिया जाता है ट्रेटी ऑफ टोडोलिसेल्स कहते हैं शायद उसे। वो हुई थी 1494 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, पूरे दुनिया को है ना दो हिस्सों में बांट दिया था। जैसा कि यहाँ से मानो, यहाँ से ये वेस्ट है, इसे ले लिया था स्पेन ने, ईस्ट ले लिया था पुर्तगीज ने। कहा कि ये हमारा है, वो तुम्हारा है, यहाँ पे हम है ना क्रिश्चियनिटी को फैला देंगे, इधर तुम फैला दो। तो ये भी एक वजूहत कही जाती है कि इस वजह से भी वो इंडिया में आए हैं। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया हूँ, मतलब यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया आपको। मैंने थोड़ा डिटेल के साथ बताया आपको, लेकिन है ना बहुत है ना इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ आपको आपको प्रोवाइड की है। तो ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूँ पुर्तगीज। यहाँ से शुरू करेंगे हम कि पुर्तगीज सबसे पहले आए हैं, और इनके रिलेटेड भी मैंने बहुत है ना इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और आपको है ना इनके बहुत जो मतलब जो एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, या जो याद करना है,
या जो चीज़ याद करना मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसे ट्रिक वगैरह बताऊंगा कि कैसे याद करना है। पूरी कोशिश करूंगा कि आप है ना जो आपका रिमेम्बर भी अच्छे से हो जाए आपको, और आप है ना इसको है ना जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे भी बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरा मोटिव्स यही है कि मैं आपको सिंपल करके बताऊं, इजी करके बताऊं, और आपको है ना जो रिमेम्बर करने की चीजें हैं वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको रिमेम्बर हो, उसके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए हम है ना इसको अब अगले लेक्चर में बात करेंगे पुर्तगीज पुर्तगीज के बारे में। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जाने से पहले मैं आपको है ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी है ना हमारे चैनल के जरिए फायदा हो।